आपको ये कहानी पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कभी भी नए अध्याय का मजा ना चुके। विभव मंडल के पहले स्तर में प्रवेश करते ही उसकी सारी दिव्य योग्यताएं सक्रिय हो चुकी थी। वैसे तो एक सामान्य योद्धा को अपनी दिव्य योग्यताओं को सक्रिय करने के लिए पहले योग दीप्त मंडल में प्रवेश करना पड़ता था, लेकिन आकर्ष को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी सूर्य ऊर्जा उसे उसके ऊर्जा स्तर से एक मंडल आगे की ताकत प्रदान करती थी। यानी कि भले ही इस समय वह विभव मंडल के पहले स्तर में था, लेकिन वह वो सब काम कर सकता था जो योग दीप्त मंडल के पहले स्तर का योद्धा करता था। उसकी सबसे पहली दिव्य योग्यता थी गरुड़ पंख। इस योग्यता पर उसने बहुत ज्यादा काम किया था। अभी तक उसकी पीठ पर पंख थे, जिन्हें वो सिर्फ महसूस कर सकता था या फिर अपनी सूर्य ऊर्जा के साथ आभासी रूप से देख सकता था। पूर्ण रूप से यह पंख अभी तक प्रकट नहीं हुए थे। अब जैसे ही उसने अपनी सूर्य ऊर्जा को सक्रिय किया, उसे अपनी पीठ पर हल्का सा भार महसूस होने लगा। देखते ही देखते एक पंखों की जोड़ी उसकी पीठ पर से निकलकर विशालकाय रूप लेने लगी। पहले तो इन पंखों का आकार किसी छोटे पक्षी के पंखों के जैसा था, पर धीरे धीरे उनका आकार 1 से 2 मीटर तक बड़ा हो गया। जैसे ही उसने अपने पंखों के साथ पहली हलचल की, तुरंत उसका शरीर हवा में आ गया। यह रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। कम से कम योग दीप्त मंडल के दूसरे स्तर के योद्धा के रफ्तार से इसकी तुलना की जा सकती थी। पंखों की ताकत आजमाने के लिए उसने वही तीसरी मंजिल पर उन पंखों के साथ उड़ना शुरू कर दिया। अब वैसे तो हवा में उड़ना उसके लिए कुछ नया नहीं था, पर पहली बार वह अपनी ऊर्जा के साथ नहीं बल्कि पंखों के साथ अपनी रफ्तार और अपनी दिशा को नियंत्रित कर रहा था, जिस कारण वह किसी ऐसे पक्षी की तरह हरकत कर रहा था जो अभी उड़ना सीख रहा हो। लगभग 2 से ढाई महीने उसे सिर्फ उड़ना सीखने में लग गए। अब वह बीच आसमान में भी बिल्कुल उसी तरह से गति कर सकता था जैसे जमीन पर करता हो। बीच हवा में वह अपनी दिशा बदल सकता था, जो उसकी सबसे ज्यादा मदद करने वाला था। जब गरुड़ पंख पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई, तब उसने अपना ध्यान अपनी दूसरी योग्यता पर केंद्रित किया। उसकी दूसरी योग्यता थी अवशोषण तकनीक, जो उसे रसांतर की 9 परीक्षाएं पूरी करने के बाद मिली थी। गरुड़ तकनीक की तरह उसके पास पहले से इससे जुड़ी वह जानकारी नहीं थी जिसके साथ वह अभ्यास शुरू कर सकता था, इसलिए उसे सब कुछ शुरू से शुरू करना था। 3 महीने तक वो वहीं पर ध्यान मुद्रा में बैठा रहा। अच्छी बात यह थी कि यह सारा समय शक्ति स्तंभ की तीसरी मंजिल पर गुजर रहा था। अभी तक कुल मिलाकर 6 से 7 महीने गुजरे थे। बाहरी दुनिया में अभी तक पूर्ण रूप से 2 महीनों का समय भी नहीं हुआ था। 3 महीनों के ध्यान के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली, तो तुरंत से उसके चारों तरफ 1 मीटर त्रिज्या का एक गोल घेरा तैयार हो गया जो दिखने में काले रंग का था। अगर कोई ध्यान से देखें तो वह साफ बता सकता था कि यह घेरा अपने भीतर मौजूद प्रत्येक वस्तु की ऊर्जा खींचकर आकर्ष को दे रहा था, चाहे प्राकृतिक ऊर्जा हो, घास हो या फिर जमीन। वह सब की ऊर्जा खींच रहा था। इसके साथ आकर्ष यह तो महसूस कर पा रहा था कि उसकी ताकत में वृद्धि हुई है, पर यह ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसकी कुछ खास मदद करें। वैसे इसमें गलती अवशोषण तकनीक की भी नहीं थी, क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ इसका अभ्यास शुरू ही किया था। जब वह इस तकनीक के स्तरों में अच्छी खासी वृद्धि कर लेगा तब कहीं जाकर वह तकनीक उसे बड़े रूप में फायदा पहुंचाएगी। शक्ति स्तंभ के भीतर अभी भी उसके पास काफी समय बचा हुआ था, तो उसने अवशोषण तकनीक पर ध्यान देना जारी रखा। वैसे इसके अलावा उसके पास अपनी एक तलवार की तकनीक भी थी जो उसे उस व्यक्तिगत क्षेत्र से मिली थी, और वेगवानस की खड्गमानस तकनीक तो थी ही। अगर इन दोनों तकनीक को एक साथ किसी तरह से जोड़ दिया जाए तो उसकी तलवार की युद्ध कला और तकनीक दोनों में भी अच्छी खासी वृद्धि होने वाली थी। आकर्ष को इस समय इतनी ज्यादा चिंता नहीं थी क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था, पर सबके लिए यह स्थिति एक जैसी नहीं थी।
उदाहरण के तौर पर उसके पिता अनुराग। उनको भी चिंता हो रही थी कि मुकाबले का परिणाम क्या होगा। उनकी नजरों में आकर्ष की ताकत अभी भी रविकांत की ताकत से बहुत पीछे थी, पर उन्हें महागुरु पर विश्वास था। उन्हें उम्मीद थी कि वह कुछ करेंगे जिससे कि आकर्ष की मदद हो जाए। अरविंद की हालत तो उनसे भी ज्यादा खराब थी। एक तो वह खुद अपने लिए अच्छा स्थान हासिल करने के लिए मुकाबला कर रहा था, साथ में उसे आकर्ष की भी चिंता हो रही थी। दोनों की वजह से उसका खुद का ऊर्जा स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा था। वह ऐसी उम्मीद में अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा रहा था कि अगर आकर्ष को कुछ हो जाए तो कम से कम वह उसकी मदद कर पाए। जैसे जैसे मुकाबले का समय करीब आ रहा था, आकर्ष और रविकांत के मुकाबले की खबर भी उतने ही बड़े स्तर पर फैल रही थी। कुछ ही समय में यह खबर नील महल के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई। अब तो रेवती और कन्वी को भी इस बारे में पता चल चुका था। जब उन्हें पता चला कि मुकाबले की यह शर्त अनुराग के द्वारा रखी गई थी, तो दोनों गुस्से में अनुराग से मिलने चली आई। कन्वी गुस्सा थी, लेकिन उसने कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि आकर्ष पर उससे ज्यादा अधिकार आकर्ष के पिता अनुराग का है। वह आकर्ष का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। लेकिन रेवती, उसको डर नहीं था। उसके मामले में उल्टा था, क्योंकि जब वह गुस्सा होती थी तो अनुराग डर जाते थे। आपने आकर्ष के नाम पर रविकांत को मुकाबले की चुनौती दी। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि आपको मेरे बेटे की जान को दांव पर लगाना पड़ा? अनुराग, मैं जानती हूं कि आप आकर्ष का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, पर इस बार आपने जो किया है वह माफी के लायक नहीं है। और अपने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? महल के अन्य लोगों से मुझे इस बारे में पता चल रहा है। बताने का कष्ट करेंगे कि आप इस बारे में मुझे जानकारी कब देने वाले थे? रेवती का गुस्सा इस समय अपने चरम पर था। गुस्सा होती भी क्यों नहीं, जहां पर उसके इकलौते बेटे की जान दांव पर लगी थी। कोई भी मां अपनी संतान को मृत्यु के मुंह में कैसे धकेल सकती थी? गुस्सा उसे इस बात पर भी आ रहा था कि आज तक अनुराग ने इस बारे में उसके सामने कोई जिक्र नहीं किया था। शांत हो जाओ। इस समय तुम गुस्से में हो। मुझे पता है मैंने तुम्हें नहीं बताकर गलती की है, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। यह मुकाबला मैंने आयोजित जरूर करवाया था, लेकिन इसका आदेश मुझे महागुरु के द्वारा दिया गया था। अनुराग ने जवाब दिया। जैसे ही रेवती के कानों में महागुरु शब्द सुनाई पड़ा, उसका सारा गुस्सा एक ही पल में गायब हो गया। महागुरु कोई ऐसा इंसान नहीं थे जिनकी ताकत पर वह संदेह कर सकती थी। चाहे निम्नतल हो या फिर उच्चतल, दोनों ही जगहों पर महागुरु बहुत प्रसिद्ध थे। आप सच कह रहे हैं? पुष्टि करने के लिए रेवती ने दोबारा से पूछा। बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? महागुरु ने ही इसका आदेश दिया था। वैसे तुम चिंता मत करो, जब यह मुकाबला होगा तब मैं भी वहां पर रहूंगा। अगर आकर्ष को कुछ हुआ या फिर उसकी जान को थोड़ा सा भी खतरा हुआ, तो मैं खुद बीच में हस्तक्षेप कर लूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नागवंश इसको लेकर क्या करेगा। जो होगा मैं खुद देख लूंगा, अनुराग ने जवाब दिया। अब कहीं जाकर दोनों महिलाओं की चिंता खत्म हुई। अब जहां नील महल में यह सब कुछ चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कालगिरी समुदाय के पास भी इस मुकाबले की खबर पहुंच चुकी थी। अजीब है, जितना मैं अनुराग को जानता हूं तो वह ऐसा आदमी नहीं है जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर ले। अपने बेटे के नाम पर उसने मुकाबला रखा है, पर क्या उसका बेटा रविकांत को हरा पाएगा? कालगिरी समुदाय के प्रमुख मृत्युंजय ने अपने आप से पूछा। जब पहली बार मृत्युंजय को पता चला था कि अनुराग का बेटा आकर्ष है, तो उसने अपनी तरफ से आकर्ष को ढूंढने की हर संभव कोशिश शुरू कर दी थी। इस खोज में उसने अपने कुछ जासूसों को नील महल के क्षेत्र में भी भेजा था, लेकिन आज तक उनके समुदाय को खबर नहीं मिली थी कि आकर्ष कहां पर है। उन्हें तो कोई अंदाजा भी नहीं था
कि आकर्ष बहुत समय पहले ही नील महल में आ चुका है। शक होता भी कैसे? आकर्ष के पास अपना चेहरा बदलने की विशेष तकनीक है, उन्हें तो इस बारे में भी जानकारी नहीं थी। यह तो अभी भी आकर्ष को उसके वास्तविक चेहरे के साथ ढूंढ रहे थे। नील महल में आने के बाद आकर्ष ने अपने आप को किसी और के सामने प्रदर्शित नहीं किया था। इस कारण से अगर महल में कोई जासूस था भी, तो भी वो इस बात से अनजान था कि आकर्ष महल में ही है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बाहर के लोगों तक खबर पहुंचा देता हूं कि आकर्ष अनुराग का ही बेटा है। मैसेन ने मृत्युंजय से कहा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग नागवंश के महल में जाएंगे। मुकाबला वहीं पर होगा तो निश्चित रूप से आकर्ष वहां पर आएगा। बस उम्मीद करता हूं कि अनुराग का बेटा आकर्ष मुझे निराश ना करें, मृत्युंजय ने जवाब दिया। असल में मृत्युंजय की प्रतिभा अनुराग से भी ज्यादा थी। उम्र में मृत्युंजय अनुराग से छोटा था, मगर फिर भी ताकत के मामले में दोनों लगभग बराबरी पर थे। सोमालिया महाद्वीप पर आज तक ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ था जिसने अपनी ताकत में इतनी तेजी से वृद्धि की हो। यही कारण था कि मृत्युंजय को हमेशा अकेलापन महसूस होता था। कोई उसकी बराबरी पर नहीं था, तो वह किसी के साथ लड़ाई भी नहीं कर पाता था। लेकिन फिर अनुराग आए, जिसके बाद मृत्युंजय को मुकाबला करने के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी मिल गया। दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता जरूर थी, लेकिन मृत्युंजय कभी भी नहीं चाहता था कि अनुराग इतनी आसानी से खत्म हो जाए। वह तो चाहता था कि यह लड़ाई बहुत लंबे समय तक चले, ताकि जब तक वह निम्न तल में है तब तक उसका मनोरंजन होता रहे। ऊपर से मृत्युंजय के खुद के भी अपने कुछ नियम थे। अगर वो किसी को अपना दुश्मन मान लेता था तो उसे अपनी खुद की ताकत पर ही हराना पसंद करता था। दूसरे को ढाल बनाकर वह कभी भी आगे नहीं करता था। बस इसी एक कारण से जब उसे पता चला कि जिस आकर्ष के पास सेंधव अख है वह अनुराग का ही बेटा है, तो उसने किसी और के पास यह खबर नहीं पहुंचने दी। वो जानता था कि एक बार अगर यह खबर फैल गई तो बहुत से लोग नील महल को निशाना बनाने लगेंगे। यहां तक कि उच्चतल के योद्धा भी वहां पर आ जाएंगे। ऐसा हुआ तो न सिर्फ नील महल खत्म होगा बल्कि कालगिरी समुदाय भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आकर्ष भी उसका एक अच्छा प्रतिद्वंदी बन सकता था, तो उसने इस कारण से भी आकर्ष की पहचान को छुपा कर रखा। कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद मृत्युंजय अपनी जगह से खड़ा हुआ और नागवंश के महल के लिए रवाना हो गया। वैसे तो मुकाबला शुरू होने में अभी भी काफी समय बचा हुआ था, लेकिन मृत्युंजय इतनी जल्दी इसलिए जा रहा था ताकि वहां की व्यवस्था को भी देख सके। इस समय पर उच्चतल में भी बहुत कुछ चल रहा था। उच्चतल में एक वीरान सी जगह थी जहां पर बहुत सारे खंडहर थे। उनके सामने इस समय एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी खड़ा हुआ था और बड़े ही ध्यान से कुछ सोच रहा था। अगर अनुराग यहाँ पर होते और वह इस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को देखते तो पहली ही नजर में उसे पहचान लेते। यह बुजुर्ग अवस्था का आदमी कोई और नहीं बल्कि महागुरु थे। वही महागुरु जिनके नाम से निम्नतल का कोई भी योद्धा उनके सामने नतमस्तक हो सकता था। अभी के समय महागुरु सप्तगिरी समुदाय प्रमुख बने हुए थे। वैसे तो यह जिम्मेदारी उनकी नहीं थी, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद उन्हें मजबूरी में इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ा। खंडहर के सामने खड़े हुए वह उस समय के बारे में सोच रहे थे जब सप्तगिरी समुदाय अपने चरम पर था। इस पूरी कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। यह वह समय था जब सोमालिया महाद्वीप दो भागों में नहीं टूटा था। उस समय पर इस सोमालिया महाद्वीप पर एक ताकत बड़ी ही तेजी से बढ़ रही थी, जिसको सभी सप्तगिरी समुदाय कहकर संबोधित करते थे। इस सप्तगिरी समुदाय में कुल 7 स्तंभ थे और प्रत्येक स्तंभ का काम अलग अलग था। हर स्तंभ अपनी एक अलग विशेषता के लिए जाना जाता था और उस क्षेत्र में सबसे निपुण भी था। सप्तगिरी समुदाय की तेजी से हो रही वृद्धि का सबसे बड़ा कारण थे इस समुदाय के पहले स्तंभ, गुप्त स्तंभ के प्रमुख सम्राट वेगवानस।
इन्हें सभी खड्ग सम्राट कहकर भी संबोधित करते थे। उनके नेतृत्व में सप्तगिरी समुदाय इतना शक्तिशाली बन चुका था कि पूरे सोमालिया महाद्वीप पर ऐसी कोई दूसरी ताकत नहीं थी जो उनके सामने टिक सकती थी। हालांकि कुछ और ताकतें थी जो इस सप्तगिरी समुदाय को खत्म करना चाहती थी, जिनमें शामिल थे यहाँ के 3 बड़े गुरुकुल। शक्ति के नशे में उन्होंने सप्तगिरी समुदाय से दुश्मनी तो कर ली थी, पर जब उन्हें उनकी ताकत का अंदाजा हुआ तब जाकर उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। सप्तगिरी समुदाय के सिर्फ एक योद्धा का सामना करने के लिए तीनों गुरुकुलों को एक साथ आकर लड़ना पड़ा था, और तब कहीं जाकर वह अपनी जान बचा पाए थे। उसी दिन से वेगवानस उनके लिए एक डरावना सपना बन गए। तीनों गुरुकुलों के सदस्य यहाँ वहां जाकर अपनी जान बचाने लगे। यह सिलसिला कई सालों तक चला। लेकिन कहते हैं, ना हर कुत्ते का दिन आता है। तीनों गुरुकुलों के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह समय भी आ गया जब वेगवानस को देवतल के लिए रवाना होना पड़ा। अपनी ताकत में ज्यादा वृद्धि होने के कारण अब वह सोमालिया महाद्वीप पर नहीं रह सकते थे। उन्हें दूसरे आयाम में जाने की जरूरत थी। जैसे ही वेगवानस सोमालिया महाद्वीप से चले गए, कुछ समय तक तो तीनों गुरुकुलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, पर कुछ सालों के बाद एक दिन उन्होंने अचानक से सप्तगिरी समुदाय पर आक्रमण कर दिया। वैसे तो सप्तगिरी समुदाय काफी शक्तिशाली था, लेकिन धोखेबाजों से वो अपने आप को बचा नहीं पाए। उनके खुद के समुदाय के ही अधिकांश सदस्यों ने उन्हें धोखा दे दिया था। यह लड़ाई इतनी भयानक थी कि सप्तगिरी समुदाय को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कुछ ही दिनों में सप्तगिरी समुदाय के सारे सदस्यों को मार दिया गया। जिन्होंने धोखा दिया था उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। पूरे समुदाय से सिर्फ महागुरु ही इकलौते ऐसे थे जो सफलतापूर्वक अपनी जान बचा पाए थे। उस समय महागुरु इतने शक्तिशाली नहीं थे। जो कुछ भी हुआ था उसके बाद महागुरु को समझ में आ चुका था कि उन्होंने ताकत पर ज्यादा ध्यान दिया था, पर अपनी खुद की योग्यता पर नहीं। इसलिए वह दूसरे स्तंभ के वारिस बन गए। तीनों गुरुकुलों ने मिलकर सप्तगिरी समुदाय को तो खत्म कर दिया था, लेकिन उनकी तकनीकों और योग्यताओं को खत्म नहीं कर पाए। महागुरु ने उस समय काफी चालाकी से सारी तकनीकों को सोमालिया महाद्वीप और आसपास के सारी जमीनों पर गुप्त रूप से छुपा दिया। साथ में यह भविष्यवाणी भी कर दी कि सही समय आने पर सभी 7 स्तंभों के वारिस लौटकर आएंगे और वह समय सोमालिया महाद्वीप के पूरे शक्ति तंत्र को बदल कर रख देगा। जब तीनों गुरुकुलों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने जगह जगह पर उन तकनीकों को ढूंढना शुरू कर दिया। घर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। महागुरु ने अपनी सूझबूझ से सारी तकनीकों को इतनी सफाई से छुपाया था कि सिर्फ उन तकनीकों के योग्य व्यक्ति ही उनको हासिल कर सकते थे और अगले वारिस बन सकते थे। जब वेगवानस वहां से जाने वाले थे, उसी समय उन्हें पता चल गया था कि उनके जाने के बाद उनके समुदाय को खत्म किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी तकनीक को सबसे अलग रखा था। वह खुद सोमाली महाद्वीप पर गए थे और वहां पर अपनी तकनीक को छुपाया था। सिर्फ महागुरु ही इस बारे में जानते थे। उनके अलावा बाकी के 3 गुरुकुलों को भी कोई अंदाजा नहीं था कि वेगवानस ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक सोमाली महाद्वीप पर छुपाई है। कुछ समय के बाद जब सोमालिया महाद्वीप 2 भागों में टूटा, तो तीनों गुरुकुल उच्चतल में चले गए। वहां पर तीनों ने अपनी स्वतंत्र शक्ति स्थापित की और कुछ ही समय में वहां की ऐसी ताकत बन गए कि कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। लेकिन अभी भी वह चिंता मुक्त नहीं हुए थे, क्योंकि महागुरु जिंदा थे। उन्हें पता था कि जब तक महागुरु जिंदा है, तब तक सप्तगिरी समुदाय के फिर से अस्तित्व में आने की संभावना बची हुई है। इसलिए उन्होंने महागुरु की खोज शुरू कर दी। जब भी उन्हें खबर मिलती कि कहीं पर महागुरु को देखा गया है, तो वह अपने गुरुकुल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को उन्हें खत्म करने के लिए भेजते। कई हजारों सालों से यही चल रहा था। आज तक तो उन्हें सफलता नहीं मिली थी। सिर्फ गुप्त समुदाय के वारिस के पास ही ऐसी क्षमता है कि वह पूरे सप्तगिरी समुदाय को पुनर्जीवित कर सकता है।
वारिस की पूर्ण क्षमता जागृत करने के लिए उसे नाग ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जिसको मैंने रक्तताल में छुपाया था। अगर आकर्ष रविकांत को हरा देते हैं तो उन्हें वह नाग ऊर्जा मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि वह इस बार हमें निराश ना करें। महागुरु ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहा। नागऊर्जा किसी भी सामान्य योद्धा के शरीर को कई गुना तक मजबूत बना सकती थी। इसी कारण से महागुरु चाहते थे कि आकर्ष उस ऊर्जा को हासिल करें। यह एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में सिर्फ उन्हें पता था। यहाँ तक कि नागवंश के योद्धाओं तक को इस बारे में कोई भनक नहीं थी कि उनके रक्तताल में ऐसी कोड ऊर्जा छुपी हुई है। इसी ऊर्जा के कारण तो पिछले कुछ समय से जितने भी नागवंश के शासकों को उस रक्तताल में प्रवेश करने का मौका मिला था, उनकी ताकत हद से ज्यादा बढ़ी थी और नागवंश एक समय पर पूरे सोमालिया महाद्वीप के निम्नतल में अपनी ताकत स्थापित कर पाया था। मुकाबले का समय अब करीब है। मुझे भी जाकर देखना चाहिए। महागुरु ने आसमान की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा और फिर तुरंत से उस जगह से गायब हो गए। समय काफी तेजी से गुजरने लगा और आखिरकार मुकाबले का दिन बहुत करीब आ गया। मुकाबला होने में अब बस कुछ ही दिन बच गए थे। नील महल से एक साथ कुछ आकृतियां बाहर निकली और उस दिशा में आगे बढ़ने लगी जहां पर नागवंश का महल था। यहां पर आकर्ष और अरविंद तो थे ही, साथ में अनुराग, वरिष्ठ उदयन और वरिष्ठ विमूर्ति भी थे। अपनी तेज रफ्तार के साथ उन लोगों को नागवंश के महल के करीब पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। आकर्ष, तुम्हें पक्का विश्वास है ना कि तुम उससे मुकाबला कर सकते हो? अरविंद ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष से पूछा। अब तक तुमने यह सवाल मुझसे 10 बार पूछ लिया है। मुझे पता है कि तुम चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास भी रखना चाहिए। अभी रविकांत की वास्तविक ताकत के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि उसके साथ कितनी देर मुकाबला कर पाऊंगा। लेकिन एक बात निश्चित है, वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, मैं अपना बचाव कर सकता हूं। आकर्ष ने अरविंद के सवाल का जवाब दिया। यह जवाब सुनकर अरविंद कुछ देर के लिए चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद वह सभी उस स्थान पर पहुंच गए जहां से नागवंश के महल के भीतर प्रवेश किया जा सकता था। जैसे ही वह लोग अंदर जाने वाले थे, कुछ परछाइयों ने उनका रास्ता रोक लिया। वो सब नागवंश के ही योद्धा थे। इससे पहले कि वह लोग कुछ पूछते, अनुराग ने ही सामने से जवाब देते हुए कहा, मैं नील महल का सम्राट अनुराग हूं। हम यहां पर मुकाबले के लिए आए हैं। भले ही अनुराग के यह शब्द सुनने में सामान्य लग रहे थे, लेकिन इनमें वजन बहुत ज्यादा था। और इनका प्रभाव कितना था यह तो उन्हें नागवंश के योद्धाओं के चेहरे को देखने के बाद साफ पता चल रहा था। जैसे ही उन्हें पता चला कि सामने वाला समूह नील महल से है, सभी की आंखों में डर का भाव साफ दिखाई देने लगा। कृपया हमारे साथ चलें, एक योद्धा ने अनुराग की तरफ देखते हुए कहा और फिर उन्हें रास्ता दिखाने लगा। आकर्ष इस समय अपनी त्रिनेत्रा तकनीक के साथ उन योद्धाओं को देख रहा था। वह सब के सब योद्धा नाग थे। उनका वास्तविक रूप आकर्ष को स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। चलते चलते वह सभी एक अलग ही दुनिया में आ चुके थे। यहाँ पर नाग योद्धाओं का एक पूरा शहर बसा हुआ था। शहर के बीचों बीच एक दूसरा महल था, जहां पर सारे उच्च अधिकारी और महल के सीधे वंशज रहते थे। जब वह लोग उस महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां पर उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग अवस्था के आदमी से हुई। यह यहाँ के नागलोक के सबसे शक्तिशाली वरिष्ठ है। इनका नाम है वरिष्ठ चित्रांग। विमूर्ति, जो कि आकर्ष के पास में ही खड़े थे, उन्होंने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष से कहा। आकर्ष और विमूर्ति पिछले कुछ समय में काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। इसका कारण कहीं ना कहीं दोनों की एक जैसी प्रवृत्ति थी। दोनों ही जब लड़ते थे तो नियम भूल जाते थे। उनके लिए फिर उनके सामने सिर्फ उनका दुश्मन होता था। विमूर्ति आकर्ष से प्रभावित इसलिए भी थे
क्योंकि आकर्ष वह पहला योद्धा था जिसने उनको चकमा दिया था। जब वह अंबर महल गए थे तो आकर्ष उनकी आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी वह उसको पहचान नहीं पाए थे। जब आकर्ष ने विमूर्ति से चित्रांग के बारे में सुना तो अपनी जिज्ञासा के चलते उसने अपनी त्रिनेत्रा तकनीक के साथ चित्रांग के वास्तविक रूप को देखने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा कुछ देखता, चित्रांग को उसके बारे में पता चल गया। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा के साथ वापस जवाबी प्रहार किया। यह प्रहार आध्यात्मिक शक्ति के साथ हुआ था, जिस कारण आकर्ष पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा और खून की उल्टी करने लगा। वाह! टकराना! बूम! पलक झपकते ही विमूर्ति जो आकर्ष के सबसे पास में खड़े थे, उन्होंने प्रतिक्रिया दी और आगे बढ़कर चित्रांग के ऊपर प्रहार कर दिया। अब जिस प्रकार आकर्ष ने अचानक से प्रहार की उम्मीद नहीं की थी, बिल्कुल उसी तरह चित्रांग को भी कोई उम्मीद नहीं थी कि उसके द्वारा प्रहार किए जाने के तुरंत बाद उस पर प्रहार कर दिया जाएगा। वह भी खून की उल्टी करने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवराज पर हमला करने की? विमूर्ति ने गुस्से से भरे स्वर में चित्रांग से कहा। माफी चाहता हूं, मुझे पता नहीं था कि यह आपके युवराज है। चित्रांग ने तुरंत अपने किए के लिए माफी मांगी। आकर्ष ने इस पर कुछ नहीं कहा। उसका इरादा चित्रांग को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, मगर चित्रांग ने फिर भी उस पर प्रहार किया। ऐसे में चित्रांग पर जवाबी प्रहार का होना तो स्वाभाविक था। भले ही चित्रांग ने माफी मांग ली थी, लेकिन आकर्ष उसकी आंखों में कत्ल का भाव देख पा रहा था। स्पष्ट था कि वह अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था। मामला इससे ज्यादा आगे न बढ़े, इसलिए अनुराग ने बीच में हस्तक्षेप किया और चुपचाप चित्रांग को रास्ता दिखाने को कहा। मुकाबला होने में अभी भी 3 दिन का समय बचा हुआ था, तो चित्रांग उन्हें लेकर महल के उस भाग में आ गया जहां पर उनके रुकने की व्यवस्था की गई थी। सभी को वहां पर छोड़कर चित्रांग वापस महल के अंदर चला गया, लेकिन जाते समय वह गुस्से से उबल रहा था। उन्हीं के महल में आकर उस पर इस तरह से प्रहार किया गया था। वह गुस्सा कैसे नहीं होता? बार बार उसकी आंखों के आगे आकर्ष का चेहरा घूम रहा था। अचानक से उसने महसूस किया कि इस चेहरे को उसने पहले भी कहीं पर देखा है। तुरंत से उसे वह बात याद आ गई। एक योद्धा के पास सैंधव अस्त्र होने की खबर काफी समय पहले निम्नतल में फैली थी। उस समय उस योद्धा के चित्र को जगह जगह पर भेजा गया था। नागवंश के पास भी वह चित्र आया था और सभी उच्च अधिकारियों ने उस चित्र को देखा था। तो सैंधव अस्त्र अनुराग के बेटे के पास है। मुझे इस बारे में रविकांत से बात करनी चाहिए, चित्रांग ने मन ही मन अपने आप से कहा और फिर रविकांत से मिलने उसके निवास स्थान की तरफ चल पड़ा। जब वह उसके भवन में पहुंचा तो उसे पता चला कि रविकांत अभी भी साधना में बैठा है। पिछले 5 सालों से वह साधना ही कर रहा था। 5 सालों का मुकाबला बस 3 दिन शेष रह गए हैं और यह रविकांत अभी तक बाहर नहीं आया। अगर इसने और ज्यादा समय लगाया तो बिना मुकाबले के ही उस आकर्ष को विजेता घोषित कर दिया जाएगा और फिर उसे रक्ताल में प्रवेश करने का भी मौका मिल जाएगा। चित्रांग ने मन ही मन अपने आप से कहा। कुछ देर तक तो उसने इंतजार किया, पर जब उसे भीतर से कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई तो वह वहां से जाने लगा। अब एकमात्र रास्ता सिर्फ कुल प्रमुख वरदान से बात करना था। पर जैसे ही चित्रांग वहां से रवाना हुआ, किसी ने पीछे से उसे आवाज लगाई। क्या हुआ? बिना मिले ही जा रहे हो? यह आवाज सुनकर चित्रांग अपनी जगह पर रुक गया। उसे पता था कि यह आवाज रविकांत की है। वह तुरंत पीछे मुड़ा और सबसे पहले यह देखने की कोशिश की कि रविकांत के ऊर्जा स्तर में कोई वृद्धि हुई है या नहीं। जैसा उसने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ था। इन 5 सालों की लंबी साधना के बाद रविकांत ने अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर ली थी। अनुराग अपने बेटे आकर्ष के साथ महल में आ चुका है, पर वह इतना ताकतवर नहीं है। मैंने उसके ऊर्जा स्तर को देखा था।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह अभी सिर्फ विभव मंडल में है, चित्रांग ने रविकांत से कहा। इस समय पर वह उम्मीद कर रहा था कि रविकांत यह सुनकर खुश होगा, लेकिन कुछ उल्टा ही हुआ। यह खबर सुनकर खुश होने की जगह रविकांत चौंक पड़ा। वो विभव मंडल में है? कैसे? रविकांत ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए पूछा। क्या हुआ? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह विभव मंडल में है। फिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रविकांत को गुस्से में देख चित्रांग ने कारण पूछा। अगर तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो तुम भी गुस्सा ही होंगे। 5 साल पहले जब मैं इस आकर्ष मिला था तब यह तेज मंडल में भी नहीं पहुंचा था। इसका ऊर्जा स्तर सत्व मंडल में था, पर अब तुम कह रहे हो कि वो विभव मंडल में पहुंच चुका है। अब समझ में आया मैं गुस्सा क्यों हूं, रविकांत ने कहा। उसका यह जवाब सुनकर चित्रांग भी गुस्से से उबल पड़ा। गुस्सा होना स्वाभाविक था, आखिरकार उनके दुश्मन की ताकत बढ़ रही थी। उसे खत्म होना होगा, इस मुकाबले में उसे खत्म होना होगा, रविकांत ने कर्कश आवाज में कहा। पर इस बार उसका साथ देने की जगह चित्रांग ने उसे रोकते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुमने आकर्ष को मार दिया तो अनुराग से हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह मत भूलो कि वह उसका इकलौता बेटा है। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? अब की बार तुमने अगर उसके बेटे को निशाना बनाया तो फिर बचने का कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। तो क्या चाहते हो कि मैं उसे ऐसे ही जाने दूं? रविकांत ने कहा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं बस यह कह रहा हूं कि इस मुकाबले में तुम ऐसा कुछ भी मत करना। आकर्ष अभी तुमसे बहुत कमजोर है। वह हमेशा तो नील महल में रहेगा नहीं। जब वह नील महल से बाहर निकलेगा तब उसके पिता उसके साथ नहीं होंगे और वही मौका हमारे लिए सबसे सही रहेगा, चित्रांग ने जवाब दिया। यह सुनकर रविकांत कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसे आकर्ष को खत्म तो करना चाह, पर चित्रांग की बात भी उसे सही लग रही थी। वैसे तुम्हें एक और बात भी बतानी थी। सेंधव अस्त्र को देखा गया है और वह एक ऐसे व्यक्ति के पास है जिसे तुम जानते हो। रविकांत को इतना चुप देख चित्रांग ने बात बदलते हुए कहा। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेंधव अस्त्र का नाम सुनते ही रविकांत की आंखें चमक उठी। क्या सेंधव अस्त्र हमारे नागवंश के किसी योद्धा के पास है? रविकांत ने पूछा। नहीं, वह तो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन आकर्ष के पास है। तुम साधना में थे इसलिए तुम्हें पता नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले ही इस बारे में पूरे निम्नतल में खबर फैल चुकी थी। पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सेंधव अस्त्र अनुराग के बेटे के पास हो सकता है। तुम्हें तो पता ही होगा ना सेंधव अस्त्र क्या है और क्या कुछ कर सकता है, चित्रांग ने पूछा। क्या तुम मुझे इतना नादान समझ रहे हो कि मुझे इतनी छोटी सी जानकारी भी पता नहीं होगी? मुझे सिर्फ यह बताओ कि इस आकर्ष के पास यह सेंधव अस्त्र आया कहां से? रविकांत ने पूछा। इसका जवाब तो किसी के भी पास नहीं है। सेंधव अस्त्र कई वर्षों से खोया हुआ था। कोई भी नहीं जानता कि उसे आखिरी बार कहां पर देखा गया था। अगर यह पता होता तो बहुत से लोग अब तक उसे ढूंढ चुके होते। ऐसे में यह भी एक पहेली ही बनी हुई है कि आकर्ष के पास सेंधव अस्त्र कहां से आया, चित्रांग ने जवाब दिया। उसका यह जवाब सुनकर रविकांत फिर से कुछ देर के लिए चुप हो गया। दरअसल वह कुछ सोच रहा था। उसके हिसाब से अगर उसे यह सेंधव अस्त्र मिल जाता है तो वह काफी आसानी से अनुराग के साथ साथ मृत्युंजय को भी खत्म कर सकता था। दोनों ही प्रज्ञा मंडल के योद्धा थे। सेंधव अस्त्र शैतानी योद्धाओं के लिए काल था और यह बात तो किसी से भी नहीं छुपी थी कि मृत्युंजय और अनुराग दोनों ही शैतानी योद्धा है। तो अगर रविकांत सेंधव अस्त्र का इस्तेमाल करें अपने वर्तमान ऊर्जा स्तर के साथ में, वह अपने से एक मंडल बड़े शैतानी योद्धा को मार सकता था।
यही तो सैंधव अस्त्र की ताकत थी। इस समय पर आकर्ष को कोई भी अंदाजा नहीं था कि रविकांत तक उसके सैंधव अस्त्र की खबर पहुंच चुकी है और वह उसे मारने की योजना बना रहा है। उसका पूरा ध्यान तो इस समय मुकाबले के पूरा होने के बाद की योजना पर था। उसे अच्छे से पता था कि जब यह मुकाबला होगा तो पूरे निम्नतल को पता चल जाएगा कि वो ही अनुराग का बेटा है। इस खबर के फैलते ही बहुत से लोग सैंधव अस्त्र के लिए उसे और उसके परिवार को निशाना बनाने के लिए नील महल में आएंगे। अगर वो नील महल में रहा तो अपने ही परिवार के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। इस पूरी मुसीबत को जड़ से मिटाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसका यहां से जाना। रही बात इसकी कि वह कहां पर जाएगा, तो सिर्फ एक ही स्थान था जहां पर वह निम्नतल से थोड़ा सुरक्षित रह सकता था, और वह स्थान था उच्चतल। सबसे खतरनाक स्थान ही सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, यह कहावत बस ऐसे ही नहीं थी। आकर्ष पूरी योजना बना चुका था कि जैसे ही मुकाबले खत्म होगा, उसके अगले ही क्षण उसे रक्तताल में प्रवेश करने का मौका मिल जाएगा। जब तक वह रक्तताल में होगा तब तक कोई उसे निशाना नहीं बनाएगा। वहां से बाहर आने के बाद भी अधिकांश लोग इस मामले के ठंडा होने का इंतजार करेंगे। यही वह समय होगा जब वह उच्चतल के लिए जा सकता है। वैसे यह समय सबसे ज्यादा सुरक्षित भी होने वाला था, क्योंकि इस समय पर कोर्ट भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि आकर्ष महल छोड़ेगा। जहां एक तरफ आकर्ष यह सब कुछ सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ नागवंश के द्वार पर एक और छोटा सा समूह पहुंचा था। इस समूह में 3 लोग थे। सबसे आगे एक जवान आदमी चल रहा था। उसके एक तरफ एक पतला बुजुर्ग अवस्था का आदमी था और दूसरी तरफ एक मोटा बुजुर्ग अवस्था का आदमी। कौन हो तुम लोग? वहां पर पहरा दे रहे नाग योद्धाओं ने उन तीनों से सवाल किया। मृत्युंजय। बीच में खड़े जवान आदमी ने सिर्फ एक जवाब दिया। उसका यह एक ही जवाब नाग योद्धाओं के पसीना छूटने के लिए पर्याप्त था। सभी की आंखों में मौत का डर साफ देखा जा सकता था। नाग योद्धाओं ने बिना किसी देरी के भीतर सूचना भेज दी कि मृत्युंजय आया है। सिर्फ एक ही मिनट बाद वहां पर एक महिला नाग योद्धा प्रकट हुई। यह एक बुजुर्ग अवस्था की महिला थी। महल में उसका पद एक एल्डर का था। वहां पर आने के बाद उसने तीनों को प्रणाम किया और अपने साथ चलने का इशारा किया। अब यह जानबूझकर किया गया था या फिर संयोग था, लेकिन मृत्युंजय और उसके दोनों साथियों को बिल्कुल उसी जगह पर रुकवाया गया था जहां पर अनुराग और उनके साथी रुके हुए थे। वैसे इसके संयोग होने की संभावना तो बिल्कुल कम थी, क्योंकि नागवंश जैसा बड़ा परिवार ऐसी गलती कभी भी नहीं कर सकता था। जब मृत्युंजय और उसके साथी अपने कमरों में आए तो उन्हें तुरंत ही महसूस हो गया कि पास के कमरों में भी कुछ लोग ठहरे हुए हैं। पता करने के लिए उनमें से जो मोटा बुजुर्ग अवस्था का आदमी था, वह कमरे के द्वार पर गया और उसने कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए भीतर बैठे व्यक्ति को बाहर आने को कहा। उसे लगा था कि अंदर कोई सामान्य योद्धा बैठा होगा, मगर जैसे ही उसकी आवाज कमरे के भीतर गई, अंदर से एक ऊर्जा का दबाव उसके शरीर पर लगने लगा। यह दबाव इतना ज्यादा था कि उस बुजुर्ग अवस्था के मोटे आदमी के चेहरे का रंग तुरंत से पीला पड़ गया। दबाव पड़ने के बाद उसे एहसास हुआ था कि उसने गलती कर दी है। उसकी आंखों में डर का भाव साफ दिखाई देने लगा। डरना स्वाभाविक भी था, क्योंकि निम्नतल में ऐसे ज्यादा योद्धा नहीं थे जो उसके शरीर पर ऐसा खतरनाक दबाव डाल सकते थे। ऊर्जा उसके शरीर पर पड़ रही थी, वह कहीं से भी सामान्य नहीं लग रही थी, जिस कारण मृत्युंजय और उसके दूसरे साथी को भी इस बारे में भनक लग गई। मृत्युंजय का दूसरा साथी कोई और नहीं बल्कि मैसेन था। बूम! अचानक से उस मोटे बुजुर्ग अवस्था के आदमी पर एक प्रहार हुआ। यह प्रहार इतना तेज और ताकत से किया गया था कि वह मोटा बुजुर्ग अवस्था का आदमी चिसरते हुए कई कदम तक पीछे चला गया। ठीक इसी समय पर मृत्युंजय अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर आते ही उसकी नजर सबसे पहले अपने साथी पर पड़ी, जो पीछे के एक बहुत बड़े पत्थर से टकराने वाला था।
मृत्युंजय तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़ा और उसने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को अपनी शक्तियों से रोक लिया। वैसे अगर मृत्युंजय बीच में नहीं आता तो भी उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की जान नहीं जाती, मगर वह गंभीर रूप से जख्मी जरूर हो जाता। अनुराग, मेरा साथी नादान है। उससे गलती हो गई। उसे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अपने साथी को बचाने के बाद मृत्युंजय ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना पूरा ध्यान सामने के कमरे की तरफ करते हुए शांत स्वर में कहा। जैसे ही उस मोटे बुजुर्ग व्यवस्था के आदमी ने अनुराग नाम सुना, उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल होने लगा। पूरे निम्नतल में सिर्फ एक व्यक्ति था जो उनके समुदाय के प्रमुख को इस तरह से बोलने पर मजबूर कर सकता था, और वो थे नील महल के सम्राट अनुराग। इधर जैसे ही मृत्युंजय ने अनुराग का नाम लिया, अनुराग ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आए। इसी समय पर उनके बाकी साथी भी दरवाजा खोलकर अपने अपने कमरों से बाहर आने लगे। मृत्युंजय की सबसे पहली नजर अनुराग पर गई। उसने कुछ क्षणों के लिए तो उन्हें देखा और फिर अपना पूरा ध्यान आकर्ष की तरफ केंद्रित कर लिया। अपने साथियों का परिचय नहीं करवाओगे? मृत्युंजय ने वापस अनुराग की तरफ देखते हुए कहा। बाकी सबको तो तुम जानते ही हो। इससे मिलो। यह अरविंद है, अंबर महल के प्रतिभाशाली शिष्यों में अग्रणी। अनुराग ने जवाब दिया। अरविंद, अंबर महल के रक्षक एल्डर अर्पित का बेटा। तुम्हारे बारे में मैंने सुना था, काफी प्रतिभाशाली हो। मृत्युंजय ने अरविंद की तरफ देखते हुए कहा। अरविंद अंबर महल में काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। कोई और अगर उससे इस तरह से बात करता और यह शब्द कहता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मृत्युंजय की बात अलग थी। उम्र के मामले में मृत्युंजय अरविंद से ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ताकत के मामले में उसकी बराबरी पर पूरे अंबर महल में कोई नहीं था। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा ताकत हासिल करना अरविंद जैसे योद्धाओं के लिए तो किसी सपने की तरह था। धन्यवाद समुदाय प्रमुख। अरविंद ने मृत्युंजय के द्वारा की गई प्रशंसा का आभार प्रकट करते हुए कहा। जवाब में मृत्युंजय ने धीरे से अपना सिर सहमति में हिलाया और फिर आकर्ष की तरफ देखने लगा। यह जरूर आकर्ष होगा, तुम्हारा बेटा डॉट और सिंधव अस्त्र का मालिक। क्यों, मैंने सही कहा ना? मृत्युंजय ने अनुराग से पूछा। इस पर अनुराग ने कोई जवाब नहीं दिया। आकर्ष की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। दोनों की चुप्पी ने मृत्युंजय को उसका जवाब दे दिया। उसने वापस से आकर्ष की तरफ देखते हुए कहा। जी, कहाँ है तुम्हारा संधत अस्त्र? उसके इस सवाल को सुनकर आकर्ष ने अपना हाथ आगे किया और सिंधत अस्त्र को प्रकट किया। यहां सबसे शक्तिशाली उसके पिता और मृत्युंजय थे, पर दोनों ही शैतानी योद्धा थे तो सिंधव अस्त्र को स्पर्श नहीं कर सकते थे। इसलिए आकर्ष को अस्त्र दिखाने में कोई आपत्ति भी नहीं थी। जैसे ही सिंधव अस्त्र प्रकट हुआ, उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मृत्युंजय, जो कि अभी तक बिल्कुल शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर थोड़ी देर के लिए गंभीरता आ गई। दिलचस्प, मेरे जैसे योद्धा को भी अस्त्र ने डरने पर मजबूर कर दिया है। इसका मतलब है कि तुमने योग दीप्त मंडल में प्रवेश कर लिया होगा। अनुराग के बेटे से यही उम्मीद थी। बिल्कुल अपने पिता के जितने ही प्रतिभाशाली हो। मृत्युंजय ने कहा। तुम्हें डर नहीं है कि यह अस्त्र तुम्हें हानि पहुंचा सकता है? आकर्ष ने पूछा। दरअसल उसने काफी देर पहले ही देख लिया था कि मृत्युंजय अस्त्र को देखने के बाद उस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है जिस प्रकार की बाकी के शैतानी योद्धा देते थे। इसी वजह से उसने यह सवाल पूछा। सिंधव अस्त्र सभी शैतानी योद्धाओं को डराने के लिए पर्याप्त है। मैं भी इससे डरता हूं, पर अगर तुम्हें लगता है कि यह सिंधव अस्त्र मुझे खत्म कर सकता है तो तुम बहुत गलत हो। सिंधव अस्त्र के पास हो सकता है
ऐसी क्षमता हो पर तुम्हारे पास इसको उस तरह से काम करवाने की क्षमता नहीं है। मृत्युंजय ने जवाब दिया। उसका यह जवाब सुनकर आकर्ष उलझन में पड़ गया। सूर्य ऊर्जा के कारण उसका ऊर्जा स्तर आभासी रूप से योग दीप्त मंडल में था, तो इस हिसाब से वो सिंधव अस्त्र के साथ प्रक्षा मंडल के सभी योद्धाओं को खत्म कर सकता था, लेकिन मृत्युंजय को खत्म नहीं कर सकता था। इसका क्या मतलब हुआ? क्या मृत्युंजय यह कहना चाहता था कि वह प्रज्ञा मंडल को पार करके नव मंडल में प्रवेश कर चुका है? पर अगर ऐसा था तो उसे अभी तक यहां से उच्चतल में क्यों नहीं ले जाया गया? जहां तक उसे जानकारी थी तो नव मंडल के किसी भी योद्धा को निम्नतल में रहने की अनुमति नहीं थी। उलझन में उसने अपने पिता की तरफ देखा। सिर्फ उसके पिता ही इस सवाल का जवाब दे सकते थे। वह सही कह रहा है। मैं और मृत्युंजय दोनों बाहरी दुनिया के लिए प्रज्ञा मंडल में है, लेकिन हमारा ऊर्जा स्तर वास्तविक रूप से प्रज्ञा मंडल में नहीं है। हम चाहे तो अभी और इसी क्षण नवमंडल में प्रवेश कर सकते हैं, पर हम दोनों ने जानबूझकर अपने ऊर्जा स्तर को काफी लंबे समय से प्रज्ञा मंडल के चरम पर रोक रखा है। इसलिए तुम्हारी ताकत सेंधव वस्त्र को हम दोनों को खत्म करने की क्षमता नहीं दे सकती। इसके लिए पहले तुम्हें योग दीप्त मंडल के चरम पर पहुंचना होगा। सिर्फ तभी ही सेंधव अस्त्र हम दोनों के लिए खतरा बन सकता है। तब तक के लिए यह हमारे लिए खतरनाक जरूर है, लेकिन खतरा नहीं है। अनुराग ने जवाब दिया। अब जाकर आकर्ष को पूरी कहानी समझ में आई। मृत्युंजय ने पूछा, हाँ, पर मैं बहुत जल्द इसको ऐसी क्षमता दूंगा जिसके बाद तुम्हें इससे डरना होगा। आकर्ष ने जवाब दिया। बिल्कुल, मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा। वैसे सच कहूं तो मुझे तुम पर ज्यादा विश्वास है। अपने पिता से तुम बहुत आगे हो। पर्याप्त समय दिया गया तो तुम हमसे भी आगे जरूर निकलोगे, मृत्युंजय ने कहा। सुनने से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दिखावे के लिए ऐसा कह रहा है। वह सच में आकर्ष की प्रशंसा कर रहा था। देखा जाए तो मृत्युंजय और अनुराग के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। दोनों के बीच बस प्रतिद्वंदिता थी, और मृत्युंजय का इरादा भी कभी आकर्ष को निशाना बनाकर अनुराग को कमजोर करना नहीं था। उसके हिसाब से उसके खुद के पास इतनी क्षमता थी कि वह अनुराग से आगे निकल सकता था। जब उसे अपने आप पर इतना विश्वास था